सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चनों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और पूरा निचोड़ करेंगे, यानी विश्लेषण के साथ 100 क्वेश्चन करेंगे और करंट अफेयर को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछे जाते हैं और 2019 के पेपर पर ये आधारित प्रश्न रहेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन उपयोगी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। लाल झील कहाँ स्थित है? लाल झील का पूछ रखा है कहाँ स्थित है, जापान, यूएसए, यूके या चीन में। तो किस देश में है? तो लाल झील रेड लेक, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी यूएसए अमेरिका में है। और ये मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? तो मीठे पानी की झील है ये। और ये कौन सी, यानी 16वीं बड़ी झील है। 16वें नंबर की आती है ये, 16वीं सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए जापान की सबसे बड़ी झील तो बीवा झील होगा, बीवा झील। ये जापान देश की सबसे बड़ी झील है और ये भी मीठे पानी की झील है। कैसे की? तो मीठे पानी की झील है। अगर चीन की पूछी जाए तो छिंगाई झील जो चीन की है। और ये भी कैसी है? तो ये भी सबसे बड़ी है और मीठे पानी की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस वर्ष बनाया गया था, यानी पहली बार कब बनाया गया था और जारी कौन करता है, और 2023-24 में भारत की रैंक क्या है। तो बनाया गया कब था? 1990, 98, 1994 या 1995 में। तो प्रकाशित कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी प्रकाशित करता है इसे। अगर यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हिंदी में पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो शुरुआत कब हुई थी, यानी किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1990 में पहली बार बनाया गया था। और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो तैयार किसके द्वारा पहली बार अगर पूछा जाए 1990 में, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था। महबूब उल हक के द्वारा ये तैयार किया गया था। प्रकाशित यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक अगर पूछा जाए 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 2023-24 में कितने देशों में? तो 193 देशों में भारत की रैंक कितनी है? अगर पूछा जाए तो कितनी रैंक है भारत की? तो 134वें स्थान पर है। पर भारत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है मुंबई और पुणे की यात्रा के दौरान आप किस घाट को पार करेंगे? किस घाट को पार करेंगे, यानी मुंबई और पुणे के बीच कौन सा घाट आता है, यानी दर्रा आता है। तो भोर घाट, तमीहिनी घाट, थाल घाट या मालसेज घाट होगा। अगर थाल घाट पूछा जाए आपसे, थाल घाट किस किस के बीच आता है? तो ये मुंबई और नासिक के बीच आता है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है।
अगर पूछा जाए बोरघाट तो बोरघाट आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यानी सुबह सुबह हमें भोर में पूरी खा लेनी चाहिए। तो मुंबई तो रहेगा, पुणे का मतलब पूरी करेंगे तो सुबह सुबह पूरी खा लेनी चाहिए। अच्छा, थालघाट जैसे मुंबई में नासिक, तो थाली में नाक डबोल लेना चाहिए। जब खाना खाते हैं तो नाक डबोलना चाहिए। ऐसे ही ट्रिक के साथ याद करेंगे। बोरघाट हो गया, थालघाट, और एक होता है पालघाट। अगर पालघाट पूछा जाए आपसे तो ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अगर पूछा जाए अम्बा घाट, अगर ज़्यादा डीप में जाएगा तो अम्बा घाट भी पूछ सकता है। अगर पूछा जाए ये किसे जोड़ता है तो ये रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है। रत्नागिरी को कोल्हापुर से अम्बा घाट। बोरघाट हो गया, थाल और पालघाट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेपाल सरकार और ब्रिटेन के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? नेपाल सरकार और ब्रिटेन के बीच किस संधि पर? पुरंदर की संधि, सुगौली की संधि, सालबाई या लाहौर की संधि? अगर आपसे पूछा जाए लाहौर की संधि कब हुई थी तो 1846 में हुई थी। अगर पूछा जाए सालबाई की संधि, सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। किसके बीच? तो मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगर डेट पूछी जाए कब हुई थी तो 17 मई को, 17 मई 1782 को हुई थी। और ये नेपाल सरकार और ब्रिटेन के बीच, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी ये? तो ये 4 मार्च को हुई थी, 4 मार्च 1816 को हुई थी। ब्रिटिश भारत और नेपाल सरकार के बीच हुई थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? यानी ऋणात्मक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान, मणिपुर, नागालैंड या मध्य प्रदेश? अगर पूछा जाए भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर कितनी है अगर ये पूछा जाए आपसे तो 1.64% है वार्षिक वृद्धि। अगर पूछ रखा है ऋणात्मक किसकी थी तो ऑप्शन सी सही रहेगा, नागालैंड राज्य की थी। अगर पूछा जाए कितनी थी तो दशकीय वृद्धि तो -0.58%। अगर पूछा जाए सबसे जैसे दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किसकी थी, अगर सबसे ज़्यादा का पूछा जाए किस राज्य की थी तो वो होगा मेघालय आंसर। सबसे ज़्यादा मेघालय की थी, कितनी थी तो 27.95 यानी 27.95% थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई या नई दिल्ली होगा ये, या मुंबई में? तो कहाँ पे है? अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो किस अधिनियम के तहत हुई थी? ज़्यादा अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिनियम कौन सा था? तो 1987 का अधिनियम था। अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछी जाए तो 9 जुलाई को हुई थी, 9 जुलाई 1988 को। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आवास बैंक किसके नियंत्रण में काम करता है, ये पूछा जाए तो आरबीआई के, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई के बारे में पूछा जाए तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1934 के अधिनियम से हुई थी।
कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। उसका मुख्यालय तब कहाँ पे था? 1935 में कहाँ बनाया गया? तो कोलकाता में बनाया गया। उसके बाद 1937 में मुख्यालय कहाँ पे चेंज कर दिया गया? तो मुंबई कर दिया गया, जो वर्तमान में भी स्थित है। अगर पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी को किया गया। 1 जनवरी कब? तो 1949 में। अगर आपसे पूछा जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये पूछा जाए तो 19 जुलाई को हुआ था। 19 जुलाई 1969 में। ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी करा दिए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय आवास बैंक का, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। 1987 का अधिनियम था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों का अधिकारों को संदर्भित करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 177, 175, 176 या 178। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अनुच्छेद 177, यानी कि दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है मंत्रियों को। दोनों सदन में बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार देता है अनुच्छेद 177। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? कौन सा हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में? अगर पूछा जाए आबादी का कितना प्रतिशत है हिंदू जाति, तो आबादी का कितना प्रतिशत? 95.17%, यानी 95.17% हिंदू हैं आबादी के। तो किस राज्य के हैं? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हिमाचल प्रदेश का। अगर आपसे पूछा जाए 2021 में कौन सी जनगणना होगी? शुरुआत होनी थी पहले कोरोना के कारण, फिर इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के कारण, अब 2024 के अंत में स्टार्ट होने वाली है, अंत में शुरू होगी ये। और पूछा जाए कौन सी होगी, यानी तो ये 16वीं होगी। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो ये 8वीं है जनगणना। अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, अगर थीम पूछी जाए तो जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। अगर पूछा जाए जनगणना आयुक्त कौन है, आयुक्त किसे बनाया गया है, तो विवेक जोशी को बनाया गया है। विवेक जोशी को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विवेक जोशी को बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया, कथक, भरतनाट्यम या कथकली? कथकली कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो ये केरल का होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगर पूछा जाए कथक उत्तर भारत का होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आ सकता है ऑप्शन में। सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का होगा। ठुमरी संगीत पूछ रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कथक नृत्य शैली से संबंधित। अगर पूछा जाए ठुमरी संगीत यानी ठुमरी का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है? पहला उल्लेख कब मिला था? तो 19वीं शताब्दी में मिला था।
अगर पूछा जाए ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, शोभा गुर्टू को कहते हैं। शोभा गुर्टू को, जिसका मूल नाम क्या है, अगर मूल नाम पूछा जाए आपसे तो भानुमति है इसका, भानुमति शिरोडकर मूल नाम। वैसे शोभा गुर्टू है और ये ठुमरी की रानी भी कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों का युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच लड़ा गया, यानी ब्रिटेन और किस देश के लिए बीच लड़ा गया था और कौन सी शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में 7 वर्ष के लिए लड़ा गया। तो कब से कब तक चला, तो ये 1756 से लेकर और 63 तक चला था। उसके बाद किस देश के, पहले ये बता दो, स्पेन, फ्रांस या पुर्तगाल या जर्मनी। तो ब्रिटेन और किस देश के बीच, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, फ्रांस के बीच। और 1763 में जाकर संधि हुई थी और युद्ध समाप्त हुआ था। कहाँ पे संधि हुई थी 1763 में, तो पेरिस की संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। और विंस्टन चर्चिल ने इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा था। विंस्टन चर्चिल के द्वारा ने इसे क्या कहा था, प्रथम विश्व युद्ध कहा था इसे, युद्ध कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और समाप्त कब हुआ था, 1763 में पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है या किस में निहित होती है। कार्यकारी शक्ति उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य या राज्यपाल के पास होती है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद किस में है, पूछा जाए अनुच्छेद किस में, तो 154 में है। तो किस में है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, राज्यपाल के पास होती है राज्य की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 154 में है। अगर पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति पूछी जाए तो अनुच्छेद 155 में वर्णन है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 153 में क्या है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुदीर्मन कप, सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, फुटबॉल से, गोल्फ या बैडमिंटन से। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, बैडमिंटन से है। अगर बैडमिंटन के 2 प्रसिद्ध कप पूछे जाते हैं, कौन से, तो एक थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप कौन से वर्ग के खिलाड़ी, तो ये पुरुष को आता है, पुरुष खेलते हैं थॉमस कप। उबेर कप महिलाओं के द्वारा, महिला खिलाड़ी खेलती हैं और आयोजन 2 वर्ष में होता है एक बार। बैडमिंटन, हॉकी के कौन से कप हैं, अगर हॉकी के कप पूछे जाएं कौन कौन से हैं, तो आगा खा कप, आगा खान कप, बीटन कप, लेडी रतन टाटा कप, ध्यानचंद कप
और नेहरू ट्रॉफी। ये सभी किसके हैं? तो ये हॉकी के हैं। अगर आपसे फुटबॉल के पूछे जाएं तो फुटबॉल के संतोष ट्रॉफी। कौन सी? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। सुब्रतो कप, संजय गोल्ड कप, विट्ठल ट्रॉफी। विट्ठल ट्रॉफी ये सभी किसकी है? तो ये सभी फुटबॉल की कप है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? मोंटेविडियो, ब्राजीलिया, सुक्रे या लीमा है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? और बोलीविया देश किस में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है। किसका? दक्षिण अमेरिका का देश है ये। दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सुक्रे इसकी राजधानी है। इसकी कैपिटल क्या है? तो सुक्रे होगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय रेलवे की दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय यानी दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर आपसे पूछा जाए पूर्व रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम रेलवे पूछा जाए और उत्तर रेलवे। अगर उत्तर रेलवे का पूछा जाए तो नई दिल्ली होगा। अगर पश्चिम रेलवे का पूछा जाए तो मुंबई होगा। अगर पूर्व रेलवे का पूछा जाए तो कोलकाता होगा। दक्षिण का पूछ रखा है, कौन सा सही रहेगा? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, चेन्नई है दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय। अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी? तो 14 अप्रैल को हुई थी, 14 अप्रैल 1951 को। अगर पूछा जाए प्रथम रेल कब चली थी? अगर प्रथम रेल पूछी जाए तो कब चली थी? तो 16 अप्रैल को चली थी 1853 में। अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगर पूछा जाए किलोमीटर पूछा जाए तो 34 किलोमीटर चली थी। ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और किसके शासनकाल में चली थी? तो ये चलाई थी डलहौजी ने, डलहौजी ने चलाई थी। अगर पूछा जाए प्रथम विद्युत रेल, अगर प्रथम बिजली वाली रेल पूछी जाए तो वो कब चली थी? तो 3 फरवरी को चली थी वो, 3 फरवरी 1925 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से कुर्ला चली थी वो, मुंबई से कुर्ला चली थी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है? कौन सा पूछ रखा है? तो मोहनजोदड़ो स्थल यानी शहर पूछ रखा है। और ये कहाँ पे स्थित है अगर पूछा जाए तो ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान देश में, पाकिस्तान देश में है। किस नदी के किनारे है? घाघरा, ब्यास, झेलम या सिंधु नदी। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, सिंधु नदी के किनारे है। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। किन के द्वारा? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा इनकी खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए लोथल, लोथल स्थल हड़प्पा का कहाँ पे स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है, गुजरात
राज्य में है भारत में। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमर बौछार या अमर वर्षा क्या है। यानी अमर जो बौछार है या अमर वर्षा किसे कहा जाता है, जैसे चक्रवात को, जेठ प्रवाह, या पूर्व मानसूनी वर्षा, या तूफान को कहा जाता है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा। यानी अमर वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये केरल और कर्नाटक राज्य में होती है। केरल और कर्नाटक राज्य में होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसे प्री मानसून भी कहा जाता है। क्या? प्री मानसून। प्री मानसून भी कहते हैं इसे। और ये कब आती है, यानी भारत में अगर पूछा जाए तो अप्रैल और मई के महीने में आती है। यानी मानसून से पहले अप्रैल और मई के माह में आती है ये वर्षा। और किस राज्य में, तो केरल और कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पूर्व मानसूनी वर्षा है यानी प्री मानसून है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तैमूर का आक्रमण पूछ रखा है दिल्ली पर, और दिल्ली में जो वंश था उसका सर्वनाश कर दिया था। यानी तुगलक वंश का शासन था उस समय। दिल्ली में तुगलक वंश को शासन था और इसका सर्वनाश कर दिया गया था तैमूर के द्वारा। सर्वनाश कर दिया गया था और उस समय अंतिम शासक था तुगलक वंश का। अगर पूछा जाए कौन था शासक, नसीरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद था उस समय, और ये दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, और इसका तुगलक वंश का सर्वनाश कर दिया गया था इसके द्वारा। अगर पूछा जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, संस्थापक पूछे जाए तो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछा जाए दिल्ली को जीतने के बाद किस पे आक्रमण किया था, तो दिल्ली जीतने के बाद तैमूर ने किस पर आक्रमण किया था, तो मेरठ पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है किस पर, मेरठ पर। अगर पूछा जाए दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1398 में किया था। और कौन शासक था, तो नासिरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मोहिनीअट्टम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, छत्तीसगढ़, केरल, या झारखंड, या कर्नाटक का। तो कौन सा सही रहेगा इसमें। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, केरल का। कथकली भी कहाँ का है, तो ये भी केरल का होगा। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं। अगर पूछा जाए झारखंड के नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, अगर नृत्य पूछा जाए तो कौन कौन से हो गए, जैसे पाइका नृत्य, झुमता, फगुआ, ये सभी किसके हैं, और पांता, ये सभी झारखंड राज्य के हैं। अगर कर्नाटक के पूछे जाएं तो यक्षगान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो कर्नाटक का। कुनित्था या कुनित्ता और करगा, ये सभी कर्नाटक के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है दक्षिण भारत का निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव राजा महाबली
की लोक कथाओं से जुड़ा है, यानी राजा महाबली की लोक कथाओं से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव है? पोंगल, उगादि, गुड़ी पड़वा या ओणम। अगर पूछा जाए पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस में? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। और कितने दिन चलता है तो ये 4 दिन चलता है उत्सव। अगर पूछा जाए उगादि, तो उगादि किन राज्यों में? तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा भी इन्हीं राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। और राजा महाबली का जो लोक कथाओं से जुड़ा है कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ओणम त्यौहार है जो कितने दिन चलता है? तो ये 10 दिन चलता है। और ये फसल उत्सव है। ये भी पूछ सकता है कैसा उत्सव है? तो फसल उत्सव है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? यानी विटामिन डी का पूछ रखा है। किशोर आयु के बाद तीव्र वृद्धि, हृदय की धड़कन में वृद्धि करना, अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत करना या रक्तचाप को कम करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बता सकते हैं कौन सा। अगर पूछा जाए विटामिन डी का दूसरा नाम यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसे हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? अगर पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है। और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत करना है विटामिन डी का काम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोंकर उत्सव निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी पूछा जाएगा। तो किस राज्य में मनाया जाता है? अगर राज्य पूछा जाए तो असम राज्य में, असम राज्य में। और कौन सी जनजाति? तो आओ, गोंड, कार्बी या भील। तो कौन सी मनाती है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी कार्बी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। कहाँ की है? तो ये असम राज्य की है। और ये कौन सा है, यानी उत्सव किससे जुड़ा हुआ है? तो ये फसल उत्सव से है, यानी फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। आओ समुदाय, आओ समुदाय कहाँ पे रहता है ये पूछा जाए? किस राज्य में निवास करता है? तो ये नागालैंड में करता है। अगर पूछा जाए गोंड जनजाति किन किन राज्यों में करती है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा। अगर पूछा जाए भील जनजाति तो भील गुजरात में भी हैं, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये जनजातियां निवास करती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अलूना काबोइनी निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? यानी किससे है? तो मोहिनी अट्टम, सत्रिया, मणिपुरी या कथक। अगर पूछा जाए कथक कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी कह सकते हैं इसे। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम केरल का है। अगर भरतनाट्यम पूछा जाए आपसे तो वो कहाँ का है? तो वो तमिलनाडु का है। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और इसका आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मणिपुरी नृत्य से ये संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दे रखे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? बिना अनुमति के संसद के
से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा, यानी अनुपस्थित रहेगा यानी संसद से, तो कितने दिनों में वो अयोग्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यानी उत्तर क्या रहेगा, तो उत्तर रहेगा 60 दिन में। अगर 60 दिन की यानी उपस्थित नहीं होता संसद में तो उसे अयोग्य माना जाएगा। 60 दिन या 2 माह भी आ सकता है ऑप्शन में, 2 माह या 60 दिन, और अध्यक्ष या स्पीकर इसकी घोषणा कर देंगे। अगर पूछा जाए संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा संसद का, तो 79। 79। अगर पूछा जाए लोकसभा का, तो लोकसभा तो निम्न सदन है, तो इसका अनुच्छेद होगा 81। उससे पहले राज्यसभा यानी उच्च सदन यानी बड़े लोग आ जाते हैं, यानी राज्यसभा का तो उससे पहले होगा, यानी अनुच्छेद 80 में वर्णन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर डैश थी, तो कितनी थी, 70.5, 76.7 या 77.7 या 78.71% थी। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 77.7%। कौन से आंकड़े, तो 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर थी 77.07%। अगर पूछा जाए NSO के बारे में, तो NSO का यानी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जून को की गई थी इसकी स्थापना, 1 जून 2005 को। अगर पूछा जाए किस समिति के सिफारिश पर समिति पूछी जाए, तो रंगराजन समिति थी। अगर पूछा जाए मुख्यालय पूछा जाए, तो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत है, यानी राजस्व का स्रोत कौन सा कर है, दंड, सीमा शुल्क यानी सीमा कर, लाभ या अनुदान। तो कौन सा सही रहेगा, तो आप सभी को पता लग गया होगा, एक ही कर दे रख यानी ऑप्शन बी सीमा शुल्क यानी सीमा कर। और राजस्व किससे प्राप्त होता है, अगर पूछा जाए सरकार को राजस्व किससे प्राप्त होता है, तो GST से और आयकर से। अगर सबसे अधिकतम राजस्व पूछा जाए किससे प्राप्त होता है, सबसे अधिकतम राजस्व तो किससे होता है, तो कॉरपोरेट कर से होता है, कॉरपोरेट कर से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है सरकार को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा, यानी किसकी आत्मकथा है, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम या KR नारायण या राजेंद्र प्रसाद की। तो किसकी है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, और वो कौन से राष्ट्रपति थे, अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति थे वो 2002 में बने थे, 2002 में जिसकी ये आत्मकथा है। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 11वें राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए उन्हें भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो 1997 में भारत रत्न मिला था। तो कौन सा विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर पूछा जाए कब प्रकाशित हुई थी ये, अगर प्रकाशित पूछा जाए तो 1999 में ये प्रकाशित हुई थी। भारत रत्न कब मिला, 11वें राष्ट्रपति थे और 2002 में ये राष्ट्रपति बने थे। अगर पूछा जाए पॉकेट विट्टो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ये भी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ज्ञानी जेल सिंह ने किया था पॉकेट विट्टो का प्रयोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है तो बता देता हूँ। बिना अनुपस्थिति के संसद में कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद सांसद अयोग्य हो जाता है, यानी सांसद कितने दिन छुट्टी कर ले तो अयोग्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 60 दिन यानी 2 माह। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, यानी अनुच्छेद के बारे में करेंगे। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे होगा? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे होगा? अनुच्छेद 61 और 60। अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 60 का वर्णन किससे होगा? अनुच्छेद 75 का पूछा जाए आपसे, अनुच्छेद 75 का संबंध किससे होगा? और अनुच्छेद 153 का संबंध, तो 153 का संबंध राज्यपाल से है, 153 से। अगर 75 का पूछा जाए तो प्रधानमंत्री का होगा अनुच्छेद। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 60 किसका वर्णन है, तो राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। 61 पूछा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। 54 पूछा जाए तो 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन। अगर पूछा जाए 52 में किसका, अनुच्छेद 52 में तो राष्ट्रपति का वर्णन है, राष्ट्रपति। 52 में किसका वर्णन? राष्ट्रपति का। 54 में निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेंगे। और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से संबंधित। अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्न में से किससे है? 36 से 51 अनुच्छेद किस में आते हैं? और पूछा जाए भाग किस में आते हैं, तो भाग 4 में आते हैं। अगर पूछा जाए किस में है, तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो कौन सा सही रहेगा? 36 से 51, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो पूछा जाए तो आयरलैंड से लिए गए हैं। किस संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य पूछे जाएं आपसे, तो अनुच्छेद 51 क में वर्णन है। और किस देश के संविधान से? रूस से। अगर पूछा जाए मूल अधिकार, मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग पूछा जाए भाग 3 में वर्णन है। अनुच्छेद पूछे जाएं तो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है। और इन्हें ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में? मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो पहले कितने थे? तो पहले 7 थे, 7 थे। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। उसके बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और किस में चला गया वो? तो वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद किस में वर्णन कर दिया गया? तो 300 क में वर्णन कर दिया गया। और वो क्या बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में पूछे जाए मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में आपसे पूछे जाएं तो कितने हैं? तो 6 होंगे। और पहले कितने थे?
तो 7 थे। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी? सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, तो बता देना। अगर अच्छी लगी हो यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।